हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज ही हम लोग का पार्ट 9 है। यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर के 10 मिनट बाद ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। क्योंकि 10 मिनट क्यों, 10 मिनट इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा पार्ट छोड़ रखा है। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन की पहले बात कर ले, है ना, और उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको समझने की कोशिश कर ले। मैंने पिछले लेक्चर में रिफ्रैक्शन क्यों होता है ये समझाने की कोशिश की थी एंड आई नो कि आप सभी को समझ में भी आया था। तो चलिए आते हैं कि क्या होता है हमारे पास इफेक्ट्स क्या होता है रिफ्रैक्शन के। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जनरली तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है रिफ्रैक्शन का, आप लोग इफेक्ट जान रहे होंगे क्या होता है। मैंने रिफ्रैक्शन बताया था, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, लाइट ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल करता है, तो लाइट क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, और इसी चीज़ को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अगर मीडियम की बात करें सर, मीडियम क्या होता है, तो जिस मटेरियल में लाइट ट्रैवल करता है उसी को क्या कहा जाता है, मीडियम। द मटेरियल इन विच द लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। ये भी एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट की बात नहीं है, लेकिन मीडियम का डेफिनेशन आना चाहिए। मैं ये इसमें नहीं लिख रहा हूँ, मैं अलग से एक मीडियम का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखो, मीडियम का डेफिनेशन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा, द मटेरियल इन विच या द सब्सटेंसेस इन विच, द मटेरियल इन विच the light travels, the material in which the light travel is known as medium। जिस भी मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है उसको क्या कहते हैं, जिस भी मटेरियल में लाइट ट्रैवल करता है उसको क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। तो ये मीडियम कंफर्म हो गया। अगर मैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपने देखे होंगे। जैसे कि हम लोग एक पेंसिल को, है ना, एक पेंसिल को एक पानी के मग में ग्लास में क्या करें, ऑब्लिक्यूली हेल्ड करें, मतलब टेढ़ा करके रखें, तो हमें क्या दिखता है कि आधा पेंसिल क्या है, मतलब जहाँ से पानी स्टार्ट होता है वहाँ से दिखता है कि पेंसिल क्या है, वहाँ पे टूटा हुआ है ना, बेंट दिखता है। तो ये एक मीडियम हो गया। अगर पूल की बात करें, पूल में जो पानी होता है ना, हम लोग देखते हैं कि पूल का जो सरफेस होता है वो बहुत ऊपर दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में जितना दिखता है उससे गहराई होता है ना। तो ये एक रिफ्रैक्शन का जो है हमारे पास इफेक्ट है। और बात करें तो देखो, आप लोगों ने कभी देखा होगा मार्केट में जो जूस वगैरह बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, ग्लास में नींबू रखते हैं। नींबू क्या करता है, अपने साइज से बड़ा दिखता है ना। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। और एक कह सकते हैं कि जो हमारे पास हम कुछ भी पानी में अगर रखते हैं, हम पानी में कुछ भी रखते हैं, जैसे कॉइन ले लिया हमने पानी में रखा, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, रेस दिखता है। तो ये रिफ्रैक्शन के सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। इफेक्ट और देख सकते हैं, स्टार्स के चमकते वक्त, जो रात को तारे चमकते हैं, है ना, अभी तुम्हें भी अपने तारे दिखेंगे, जो रात को तारे चमकते हैं वो भी एक इफेक्ट है किस चीज़ का, रिफ्रैक्शन का, है ना। ये हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में समझेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है सर, है ना, तारे चमकते क्यों हैं सर, तारे बिना चमके क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। तो अगर मैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूँ तो 2 लाइन लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इफ़ द पेंसिल इज हेल्ड ऑब्लिक्यूली, इफ़ द पेंसिल इज हेल्ड ऑब्लिक्यूली, टेढ़ा, ऑब्लिक्यूली in what obliquely and partially immersed in water, partially immersed in water, then it seems to be bent at the surface, सरफेस पे झुका हुआ दिखता है। ये तो एक पहला इफेक्ट हो गया। दूसरे इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें सर, दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है ना, एनीथिंग प्लेस्ड अंडर वाटर appears to be raised, उठा हुआ दिखता है। कुछ भी अगर हम लोग पानी के अंदर रखते हैं ना तो क्या करता है, उठा हुआ दिखता है। कॉइन देख के तुम लोग रख लेना, मतलब देख के समझ सकते हो, ये रिफ्लेक्शन का पार्ट है ना। तीसरा लिख सकते हो ट्विंकलिंग
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। बस इतना ही रखते हैं 3 पॉइंट। जनरली ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे ऐसे होता है। देखो कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। पेंसिल जो हम लोग रखते हैं वो कैसे ऊपर दिखता है। सपोज ये मेरे पास क्या है, एक पानी है, पानी का बर्तन है, मैंने इस यूटेंसिल्स को पानी से पानी से भर लिया। सपोज इतना मेरे पास क्या है, पानी है ना, इतना लेवल पे मेरे पास पानी है। अगर मैं कहूँ कि एक पेंसिल मैंने यहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक पेंसिल रखा हुआ है, ऐसे इमेजिनरी है, देख लो, एक पेंसिल रखा हुआ है, तो पेंसिल का ओरिजिनल पाथ जो होगा क्या होगा, ये होगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, पेंसिल का ओरिजिनल पाथ यही तो होगा। लेकिन क्या होता है, देखो अब ये है तो हमारे पास रेज ऐसे जाएंगी, इस तरह से कुछ जाती है रेस जाने के बाद क्या होती है, यहाँ पे जहाँ से रेस जाती है ना, यहाँ से रेस गई, यहाँ पे क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और सपोज यहाँ पे हमारी आंखें होती है ना, आंखें बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है, एडजस्ट करो, आंखें हैं, तो हमें क्या दिखता है, वो सरफेस जो लाइट रेज है ना, हमें कुछ यहाँ दिखता है, मतलब यहाँ हमें इमेज बनता हुआ दिखता है। तो इसीलिए हमारे को जो पेंसिल दिखेगा वो यहाँ से क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, ऐसे बैंड दिखता है और यहाँ दिखता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली में पेंसिल यहाँ है, लेकिन लाइट रेज यहाँ से जब जाती हैं तो सरफेस पे, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से बैंड हो जाती है, और बैंड हो जाती है तो हमारा आँख क्या करता है, सीधा लाइट रेज भेजता है, और सीधा लाइट रेज जहाँ भेजता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे हमें पेंसिल इसीलिए बैंड दिखती है। लेकिन ओरिजिनल में पेंसिल का है, यहीं है, लेकिन दिखता का है यहाँ, क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट यहाँ बैंड हो गई, तो लाइट बैंड हो गई तो आंखें बैंड लाइट तो नहीं देखेंगी ना, आंखें तो सीधा ही लाइट अपना बना लेती हैं, और यही कारण होता है कि ऐसे हमें दिखता है चीज़ें। अगर एक बकेट में हम लोग कॉइन रख दें, पानी के बकेट में क्या रख दें, एक कॉइन रख दें खाली, मतलब बकेट में कुछ भी नहीं है, तो ये कॉइन हमें, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो हमें नहीं दिखेगा, ये यहाँ से नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी जो लाइट रेज है वो आंखों में से जो, मतलब इसकी लाइट रेज है वो कुछ इस तरह से जो है चली जा रही है ना, तो आंखों पे नहीं दिखती है। लेकिन दूसरा केस अगर मैं वही लूँ कि इस बकेट में पानी डाल दूँ, है ना, इस बकेट में क्या डाल दूँ, पानी भर दूँ, यही कॉइन रेज अब क्या दिखेगा, अगर यहाँ पे है तो लाइट रेज देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ से बैंड हो जाएगी, ये हमारे पास आँख है, तो लाइट रेज एक्चुअली यहाँ से बैंड हो जाएगी, तो कहाँ दिखती है, इसका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कहीं होता है ना, मतलब सरफेस से ऊपर होता है। देखो एक तो सरफेस से ऊपर होगा, है ना, अब क्या होगा, लाइट रेज यहाँ पे हमारे पास कॉइन देख सकते हैं। तो ये दो केस है। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर पानी में कुछ भी नहीं था तो रिफ्रैक्शन नहीं था, तो कॉइन नहीं दिख रहा था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये कॉइन जो है अपने जगह से उठा हुआ दिखा, मतलब रेज दिखा और यहाँ दिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब लाइट रेज यहाँ से जाएंगी तो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और रिफ्लेक्ट कर जाएंगी तो सीधे पाथ में आंख जो क्या करेगी, लाइट रेज को सीधा कर देती है और फिर वो ऑब्जेक्ट को देख लेती है। समझ में आ रहा है, ये रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है, ऐसे ही होता है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इफेक्ट था रिफ्रैक्शन का। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे चले आते हैं, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी टच करना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैं बता दूं, देखो क्या होता है, मैंने हमेशा ही बताया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, देखो ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, और ये मेरे पास सपोज एक लाइट रेज आ रही है, ये आई और ये गई, तो इसका इंसिडेंट रे, ये सपोज इंसिडेंट रे है ना, और ये एमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसके लिए मेरे पास नॉर्मल क्या है, 1 मिनट जो बना लेने दो, है ना, ये नॉर्मल है। तो मैं कहूँगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ एमर्जेंस ये है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिप्रेजेंट। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है सर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है सर, तो ये क्या है, इमर्जेंट रे है, क्या है, इमर्जेंट रे है। अब देखो क्या होता है, ये नॉर्मल हटा दे रहा हूँ, ये अगर इस इंसिडेंट रे को अगर हम लोग सीधा लेते हैं, ऐसे सीधा लेंगे, सपोज ऐसे सीधा लेंगे,
तो ओरिजिनल ये जो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आया है, अगर ओरिजिनली देखा जाए, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, कोई एक लेंथ होता नॉर्मल सा, तो कहाँ चला जाता, सीधे चला जाता कि नहीं चला जाता, या हम लोग परपेंडिकुलर वाला केस ले लेते तो सीधे जाता, तो इसकी ओरिजिनल पाथ तो यही है ना, इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ तो यही है। लेकिन क्या हो रहा है, ग्लास स्लैब में क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी पोजीशन यहाँ चली आई है, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और यही डी क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटरल, ये जो डी है ना, डी, यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह लो, या इस चीज़ को लेटरल शिफ्टमेंट कह लो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और लेटरल शिफ्टमेंट भी कहते हैं। शिफ्टमेंट मतलब शिफ्ट हो गया है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है ना। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह अगर पूछता है तो यहाँ से कभी कभार पूछ लेता है ना। जरूरी नहीं 1 मार्क्स का ही, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। अगर मैं बात करूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना, रिप्लेस होना। तो देखो यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो गया है, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, लेटरल शिफ्टमेंट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूँ कि सर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पे टोटली डिपेंड होता है या प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पहला तुम लोग ये लिख लेना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा तुम लोग ये लिख सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, या थिकनेस लिख लो पहले, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तुम लोग तीसरा क्या लिख सकते हो इसमें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा, ग्लास स्लैब की थिकनेस ज़्यादा और ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये तुम लोग देख पा रहे हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, सपोज ये यहाँ से आ रहा है तो इसका तो यहाँ पे जाता, कुछ इस तरह जाता, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता। अगर, और आप लोगों को पता है कि थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंसर हो जाएगा, और डेंसर ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट को बेंड करते हैं अपने मतलब उनमें से जो लाइट रेस पास होती हैं उसको ज़्यादा बेंड करते हैं। तो डेंसर दी ऑब्जेक्ट लाइट विल गेट बेंड मोर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, देखो डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस कंसेप्ट में भी लाइट रेस ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करेंगी। तो इस तरह से ये है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, आप लोग इसको जो है याद रखना है ना। जनरली लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे टीचर्स डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज मतलब इस का जो है पूरा हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया है कि रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स तुम लोग यहाँ देख सकते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक बार तुम लोग यहाँ समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं कह दूंगा ये मीडियम 1 है, ये भी लिख सकते हो तुम लोग मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है। तो आज के लिए बस यहाँ पे इतना ही, और अभी जो है हम लोग बात करेंगे, मतलब अभी ख़त्म नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग बात करेंगे और हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आप लोग की अगर सहमति हो, इफ़ यू गिव मी द परमिशन टू रफ दिस, तो मैं इसको रफ कर दूँ, या आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, है ना, और इसको नोट्स में लिख ले। मैं बच्चों हमेशा ही कहता हूँ कि इससे बेटर कहीं भी नोट्स आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स या अदर स्कूल्स या अदर यूट्यूब लेक्चर्स, ये जो नोट है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा, मतलब सबके अगर 10 पेज में आते हैं तो हमारे 11-12 पेज में आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक भी चीज़ हम लोग छोड़ने का नहीं काम कर रहे हैं, है ना। ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड में पूछता है तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, क्योंकि बच्चे तो आप लोगों को पता ही है, रिस्पेक्ट देना जानते तो है नहीं, तो रिस्पेक्ट वाले क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग इसको पूरी कोशिश करेंगे समझने के लिए, आप लोग टेंशन ना लें, हम लोग हैं यहाँ पे क्यों, समझने के लिए तो हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर क्या होता है, आप इसको किस तरह से समझाएंगे कि हमारे खोपड़ी में घुस जाए। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है तो मान लो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है तो मान लो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग मतलब इसमें जो है देखो भौकाल नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इससे डरने की ज़रूरत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? देखो पहला अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उससे पहले मुझे तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमने रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है उसके तो कुछ भी नियम होंगे ना, वहीं से तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैदा होते हुए दिखेगा। कैसे पैदा होता है? देखो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है ना? 1 मिनट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मचा दिए हम लोग। चलो आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। देखो लॉज ऑफ, पहले कंसेप्ट ये पढ़ेंगे उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टॉपिक आएगी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो पहला जो नियम है रिफ्लेक्शन का वो सेम यहाँ पे फॉलो होता है। कौन सा? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, the incident ray, the normal, and the refracted ray, the incident ray, the normal, and the refracted ray, and the refracted ray, and the refracted ray to the point of incidence, to the point of incidence, to the point of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane। यहाँ पे अगर ड्राइंग बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट एडजस्ट करना, है ना? तो देखो ये जो होता है ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ड्राइंग ठीक से बनाना, मैंने अच्छा नहीं बनाया है। और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों क्या करते हैं? एक ही प्लेन में, मतलब पेज पे ही एक लाई करेंगे। मैंने हमेशा ही बताया है, बहुत डिटेल में बताया है रिफ्लेक्शन वाले में। तो ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। किस प्लेन में? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये पहला नियम है किस चीज़ का? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। दूसरे नियम की अगर हम लोग बात कर लें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जन्म होता है ना? और यहीं से तुम्हारे मुश्किलें जो है बढ़ना शुरू होती हैं। देखो कैसे। दूसरा नियम ये कहता है बच्चों, द एंगल ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन ऑफ angle of refraction is constant for a given pair of media। कहने का मतलब है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम या मीडिया। मैं बता रहा हूँ मीडियम सिंगल रहेगा तो मतलब सिंगुलर रहेगा तो मीडियम, प्लूरल हो जाएगा तो एक से अधिक अगर मीडियम हो जाते हैं तो मीडिया, है ना? बिकाऊ मीडिया नहीं, ये हमारा मीडियम है ना? ठीक है, तो ये मीडियम हो गया। तो ये दो नियम है। अब देखो इस नियम को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। स्नेल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये जो एक स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट करके हम जैसे स्टूडेंट की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इन्होंने क्या कहा था बच्चों कि स्नेल्स लॉ जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कहा था कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है ना, नॉर्मल के साथ, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। मैं ये लिखा चुका हूँ। अगर बात तो करें, देखो ये होता है इमर्जेंट रे, ये जो है ना इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसके बीच का एंगल मतलब इमर्जेंट रे अगर नॉर्मल के साथ, अपने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इमर्जेंट कहा जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बस यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, है ना, उसको ले लो,
और इसको ले लो, है ना, और दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगी और उसी चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। देखो क्या होता है, स्नेल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन, रेशियो है साइन, मैं लिख दूँ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही तो कह रहा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो मैंने रेशियो की तरह लिख लेता हूँ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर, क्या कह रहा है, इज कांस्टेंट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल यहाँ डाल लेना बच्चों, मैं भूल गया था, इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये चीज़ यहाँ से जो है स्नेल्स लॉ का ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट से ये फॉर्मूला आया था, साइन आई अपॉन साइन आर जो क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। तो साइन आई और साइन आर सर होता क्या है एक्चुअली में, अगर मैं कहूँ कि बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 37 डिग्री है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 24 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन करके एक्सपेरिमेंटली मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर साइन आई 37 है तो मैं साइन 37 लिख दूंगा 37 डिग्री, और साइन आर अगर 24 है तो साइन 24 लिख दूंगा 24 डिग्री, और जो साइन 37 की वैल्यू है वो लिख देता हूँ। क्या होता है, देखो जनरली ये वैल्यूज याद नहीं करना है तुम्हें, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैंने बताने के लिए याद किया हुआ है, इतना ध्यान रखना, हमें याद नहीं करना है, साइन कॉस की वैल्यू याद नहीं करनी है। साइन 37 की अगर बात करें तो क्या होता है, ये हमारे पास होता है 0.60, साइन 24 0.40। अब देखो 0.60 इसको सॉल्व करोगे ना तो आगे क्या आ जाएगा 1.50 आएगा, मतलब 1.5 आएगा, क्या आ जाएगा 1.5, और 1.5 मतलब क्या है, जब एयर से किसी भी मीडियम में, मतलब सपोज ग्लास है, एयर से मतलब मीडियम 1 या मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर लाइट रेस जा रही हैं तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.50 होगा। ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, समझ में आ रहा है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है किस, और हमें पता है कि हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिक्स होता है। तो क्या सर हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह से निकाला होगा, यस बच्चों इसी तरह से निकाला होगा और वहाँ फिक्स कर दिया होगा। अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर का 1 है, एयर का 1 है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट साइन आई और साइन आर की तरफ से किया होगा वो इस एंगल पे किया होगा कि यहाँ से अगर साइन आई साइन आर लिया जाए तो वैल्यू क्या आ जाए 1 के बराबर आ जाए। वो उनका एक्सपेरिमेंट है, वो जानते हैं कि उनको किस तरह करना है और उन्होंने करके बाकायदा प्रूफ किया है। हमें क्या है इसको समझना है और हम लोग समझ रहे हैं। मतलब कहीं भी अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये पता करना होगा कि उस मतलब वो मीडियम जो है दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। अगर ये दो चीज़ पता है और उन दोनों से जो वैल्यू आ रहा है ना, वो कांस्टेंट। मैं कहूँ कि अगर कभी भी तुम लोग लाइट रेस को 37 डिग्री और 24 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 37 लोगे, इसका 24 लोगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1.5 ही मिलेगी और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि इंडिया में 1.5 मिला, अमेरिका में जाओगे तो 1.6 मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि 37 और 24 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन के लिए वो हमें हर जगह ही कांस्टेंट है, हर जगह ही मतलब क्या एक है, समान है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी एक ही मिलेगी। इसीलिए वो बोला है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मीडियम के वैल्यूज ही कांस्टेंट है, ऐसा नहीं। एक मीडियम, स्पेसिफिक मीडियम के लिए एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिक्स कर दिया गया है। समझ में आ रहा है। मैं जैसे एयर का 1 होता है ना, 1 पॉइंट कुछ के करीब होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है एयर के लिए, तो इसी क्राइटेरिया पे निकाला गया होगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने समझा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। ये तो मैंने मतलब फॉर्मूले के एंगल से समझाया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब पता है आपको साइन आई और साइन आर को हम लोग म्यू भी कहते हैं, है ना। और यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मैंने बता रहा हूँ कि यही क्या होता है, कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बता दूँ रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये म्यू कर्सिव एम या एन से, बहुत लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन भी लिख सकते हो, है ना। म्यू या कह सकते हो एन, ठीक है। म्यू बाय एन नहीं है, म्यू या एन, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे हो सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। अब हम लोग बात करें बच्चों कि सर ठीक है आपने बता दिया बाय डेफिनेशन। ओरिजिनली अगर बात करेंगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मैं अगर बात करूं कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा, जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वहाँ पे लाइट रेज, उस मीडियम में लाइट रेज होती हैं बैंड बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों
कि ये सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल की क्या है, उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो ये कैपेबिलिटी दिखाती है कि वो लाइट उस कितना ज़्यादा बेंड कर पाती है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि यहाँ से लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ओरिजिनल डेफिनेशन देखो, इट इज द एबिलिटी, refractive index is the ability to bend the light rays, it is the ability to bend the light rays in medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एबिलिटी होती है टू बेंड द लाइट रेज इन मीडियम। अब मैं कहूँ जिस भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वहाँ पे बेंडिंग होगा ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more the refractive index, more the refractive index, greater will be bending of light, greater will be bending of, इतना ऊपर कहाँ मामा घर जा रहा है, greater will be bending of light। मतलब जिसका म्यू की वैल्यू, जिसके म्यू की वैल्यू ज़्यादा, वहाँ पे लाइट होगी बेंड ज़्यादा, है ना, क्योंकि वो डेंसर मीडियम होगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और क्या हो सकता है और इसको आप किस तरह बताएं। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमेशा ही दो मीडियम, देखो क्या है, पेयर ऑफ मीडिया लिखा हुआ है, अकेले कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जब भी बात करेंगी तो दो मीडियम की बात किया जाएगा। ठीक है ना। तो पेयर ऑफ मीडिया यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, मतलब जिस मीडियम का निकालना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उस तरह से हम लोग बात करें तो दो मीडिया का होना जरूरी है ना। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग किसी एक मीडिया का निकालते हैं तो दूसरे से कंपेयर करते हैं, है ना, क्या करते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। वीडियो का रिकॉर्डिंग सही है ना? ओके, क्यों फंस रहे हो भाई? हाँ, तो देखिए हमारे पास बोर्ड जो है भर गया है, इसको मैं रफ करता हूँ और फिर मैं आता हूँ कि रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को, है ना। वहाँ पे हम लोग जो है पता करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन आता है वो भी जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ कि एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ अब ठीक लग रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेक्चर लंबा हो रहा है बट कंटिन्यू करते हैं, क्या करें, एक टॉपिक भी अगर एक लेक्चर में ना आए, क्या मतलब है ऐसे लेक्चर का, है ना। एक लेक्चर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश सुरेश है कोई इधर? रमेश सुरेश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो मैं कह रहा था बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर होता है म्यू के बराबर, है ना, क्या होता है, म्यू के बराबर। और एक और बात, अगर हम लोग किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो लाइट रेस पास होता ही है, कंपलसरी है कि मीडियम एक एयर होना चाहिए, और किसी और मीडियम में जहाँ पे लाइट हम लोग क्या करें, रिफ्रैक्ट करा रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्या करना है, दोनों का स्पीड ऑफ लाइट भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों मीडियम में लाइट ऑफ मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है। अगर वो पता चल रहा है तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का निकाल सकते हैं। कैसे, देखो वो कैसे चीज़ होता है, देखो क्या क्या होता है, मैं यहाँ से अगर कहूँ कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2, the refractive index of medium 2 with respect to 1, the refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to the ratio of speed of light
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट। इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूं लेकिन इसका कारण है मीडियम 2 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखते हैं, यहाँ से ओरिजिनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि जगह रहे, 1 μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है वो आगे, जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है वो पीछे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपोजिट मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे लेंगे। तो इसको यहाँ से मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 μ2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब स्पीड किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी v, तो 1 μ2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, है ना। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। ये 3 चीज़ है। देखो क्या करता है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का देके v1 देके v2 कैलकुलेट करा लेगा, या v1 या1 μ2 देके v2 कैलकुलेट करा लेगा, या दोनों देके 1 μ2 कैलकुलेट करा लेगा। अगर देखो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो हाँ, अगर हमें उस मतलब एयर की मीडियम का हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, और जिस मीडियम में हम लोग ट्रेवल करा रहे हैं वहाँ के स्पीड ऑफ लाइट पता है, तभी भी हम लोग वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। हमारे एनसीईआरटी में कुछ एन के तरीके से भी रिप्रेजेंट किया है, एन के तरीके से। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा ही है ना। एक बार चेक कर लिया जाए क्या, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर एन में लिखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 ये भी उसी तरह होगा v1 अपॉन v2, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर एन के टर्म में लिखोगे 1 and 2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, है ना। लेकिन वो क्या आता है, दोनों आगे भी लिखता है एन, तो अगर इस तरह से लिखना है ना, किसका ढूंढना है, किसके रेस्पेक्ट में ढूंढना है, वो इस तरह भी लिख देता है। तो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर हमें मीडियम 2 का निकालना है 1 के रेस्पेक्ट में तो इस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो ये 3, देखो फॉर्मूला एक ही है लेकिन तरीका 3 है हमारे पास, तो तीनों तरीके याद, बोर्ड हमारे पास एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तुम लोग इसको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट अगर पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 1-2 चीज़ और बताना चाहता हूँ। और क्या बताना चाहता हूँ, अगर देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर एयर से मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मीडियम से एयर में जा रहा हो तो वहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो सर क्या फॉर्मूला सेम होगा? नहीं बच्चों, उल्टा हो जाता है। तो कैसे उल्टा हो जाता है, उसके पहले अगर एक चीज़ और देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लिया है ना। हाँ, रेसिप्रोकल वाला लिख लेते हैं कि रेसिप्रोकल तरीके से कैसे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी लिख लेते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे तुम कहोगे 1 μ2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो उल्टा कर दिया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v2 अपॉन v1, मतलब अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना है 2 के रेस्पेक्ट में। तो मैं कहूँगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये फॉर्मूला इस तरह से भी काम करता है, याद रखना। अगर मैं कहूँ एक और बात, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास मीडियम है, ये हमारे पास क्या है, मीडियम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर से मतलब एयर 1 मीडियम है, मीडियम 1, ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, है ना। रे ऑफ लाइट, सपोज ये एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ से आ रही है और यहाँ जा रही है, ठीक है। तो क्या कहे, ये मीडियम 1 है
और ये ग्लास यहाँ पे मीडियम 2 है, फिर एयर क्या है, मीडियम 1 है। ठीक है, तो ये दोनों लिखने से ही मतलब होता है। यहाँ पे तुम लोग जानते हो कि एयर ही मीडियम है एक, तो अगर यहाँ पे कहा जाए तो ये नॉर्मल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो फॉर्मूला किस तरह लिखेंगे हम लोग, है ना, किस तरह से लिखते हैं, 1 म्यू 2 के किस तरह लिखते हैं, 1 म्यू 2। अगर लाइट रेज इस तरह से जा रही है तो ये पहला केस। अगर दूसरा केस क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास लाइट रेज मीडियम से जा रही है, मीडियम से अगर जा रही है ना, मीडियम से अगर कहाँ जा रही है, जा रही है, चलो, तो हमें पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल आई, और ये एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। तो यहाँ पे भी लिख लो एंगल आई और ये एंगल आर, ये बता रहा हूँ मैं। और ये क्या है, ये मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। इसको इस तरह से दिखाना था ना बच्चों, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? ओ हाँ, तुम कैसे बोलोगे, तुम तो घर पे बैठे हो ना। हाँ, तो मीडियम 2 से जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2, मीडियम 2 से मीडियम 1। तो इस केस में अगर मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इसका लिखना चाहूँ तो इसका लिख सकता हूँ 1, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इसका निकालना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। मैं ये इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो तुम यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये जो V1 अपॉन V2 है वो 1 म्यू 2 के बराबर है। 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। यहाँ पे क्या है, ये 1 म्यू 2 मैंने यहाँ क्यों लिखा है जी, ये 2 म्यू 1 लिखना है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ लिखना है, देखो अगर मैंने ये क्या कर दिया, या इसको अगर मैंने उल्टा कर दिया, सपोज मैंने इसको उल्टा कर दिया, 2 म्यू 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, मैंने इसको क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल अगर मैंने ले लिया, मैंने एन से इसका रिप्रेजेंटेशन कर देना है। चलो तुम कंफ्यूज मत हो ना, एन रहेगा तो बोर्ड के लिए भी बहुत बेटर है ना। 2n1 मैं कहूँ कि 1 अपॉन क्या कर दिया मैंने, इसको 1 अपॉन 2n1 कर दिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि यहाँ पे V1 अपॉन V2 हो गया, V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 किसके बराबर है, 1 and 2, मतलब 1 म्यू 2 है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2n, मतलब 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। तो ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तुम्हें ये क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहाँ से तुम्हें क्या पता चला अगर इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है V1 अपॉन V2, इसका ये है, मैंने क्या कर दिया, इसका बस रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये V1 अपॉन V2 हो गया। V2 अपॉन V1 था, क्योंकि इसको उल्टा किया तो यहाँ पे भी तो उल्टा करूंगा ना। तो 2n1 इक्वल टू 1 and 2 के बराबर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर एयर से मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कुछ कैलकुलेट होकर आ रहा है ना, सपोज 1.33 हुआ, एयर से अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से लाइट रेज आ रहा है मीडियम 2 में, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने कैलकुलेट किया 133, वही अगर उसी सेम मीडियम से अगर लाइट रेज अंदर से वापस जा रहा है किधर, बाहर की तरफ एयर में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.33, क्योंकि 1.33 के नीचे 1 है, इसका उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 1.33 है ना। तो 1.33 से कुछ ना कुछ तो कम ही आएगा, तो वही फॉर्मूला इंडिकेट करता है। तो उसका ये एज ए स्टेटमेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको स्टेटमेंट के तौर पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, यहीं पे लिख दूँ, दिख रहा है बच्चों, यहाँ लिख सकता हूँ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू, देखो WRT लिख रहा हूँ शॉर्टकट, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल, उल्टा इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से कंक्लूजन ही मैंने बता दिया कि अगर कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लाइट रेज एयर से उस मीडियम में जा रही है, अगर इतना है उसका n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं कहूँ कि सेम ऑब्जेक्ट, मतलब एयर से अगर ग्लास में आ रही है तो 1.5 है, सपोज मैं मान ले रहा हूँ। अगर एयर से ग्लास में आ रही है, ग्लास की क्या है 1.5 है, अगर वही लाइट रेज ग्लास से एयर में जा रही है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी 1/1.5। तो जो भी कैलकुलेट करोगे 1 को डिवाइड मारो 1.5 से जो आएगा वो उस वक्त का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ, लेक्चर लंबा होने दो, होना है तो होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने कहा था मोर द डेंसर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिसकी क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी देखो ज़्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ होती है, मास डेंसिटी अलग चीज़ होती है। मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी अलग, डेंसिटी मतलब कितना वो घना भरा हुआ है, रिलेट कर सकते हो वहाँ से, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं होता है, मैं बता दूँ, है ना। तो जिस चीज़ का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो लाइट रेज क्या होंगी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज लाइट रेज क्या होंगी, बेंड होंगी ज़्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर देखो दो सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, दो ऑब्जेक्ट है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लाइट रेज जो आएंगी ना वो बैंड नहीं करेंगी, वो सीधा निकल जाती है, याद रखना, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा कंक्लूजन ही बता दिया कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसर। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब डेंसर मोर डेंसर मोर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ज़्यादा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, पढ़े तो दिल से पढ़े, नहीं पढ़े तो ना पढ़े। बिजनेस करें, पापा का सपोर्ट करें, जहाँ पे भी करना है, जिस भी फील्ड में करना है करते रहें। सो टुडे आई एम कंक्लूडिंग द क्लास हियर एंड होप यू ऑल आर डूइंग योर बेस्ट एंड दिस इज पार्ट 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जा रहा हूँ, और इसको बाकायदा नोट्स के तौर पे आप लोग अपने क्या करें, नोटबुक में उतार लें और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। मुझे पता है आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं बार बार, एक मिनट, धर्म है, कर्तव्य है कि मैं बार बार बोलते रहूं और आप भी इस चीज़ को बखूबी निभाते रहें, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल।